भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। हम यूपी ट्रिपल एससी पैट को लेकर तैयारी कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम बहुत बेहतरीन 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जिला एक उत्पाद, किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता ही है। उत्तर प्रदेश की नदियां, इसको लेकर एक क्वेश्चन आता है। और उत्तर प्रदेश का बजट, इसको लेकर तो 1 से 2 क्वेश्चन आने कंफर्म है। तो आज की क्लास अगर मैं ये कहने लगूं सिलेक्शन वाली क्लास है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। क्लियर है? बहुत बेहतरीन सटीक क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर से 25-25 क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल मैंने इसमें 100 क्वेश्चन का कंपाइलेशन करा है। 100 एमसीक्यू आप सभी के लिए हैं। और अब तक हम 3 क्लासों में लगभग 300 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज आपके 400 क्वेश्चन हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब 2-3 हजार क्वेश्चन आपने इस चैनल पर कंप्लीट कर लिए। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पर एक टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी, उस टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक की क्लास की सारी पीडीएफ, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हो, चाहे 5-6 टॉपिक मैंने कवर कराए थे वो हो, इन तीनों की पीडीएफ जो है वो डाल दी गई है किस पर? टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जाकर इससे लेकर रिवीजन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, बेहतरीन तरीके से और स्पीड के साथ रिवीजन। टाइम बर्बाद नहीं, स्पीड के साथ रिवीजन करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में लाभ मिलेगा। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किन संशोधन के द्वारा दिया गया? देखो, पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है ना, वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर दिया गया, आप याद रखेंगे। और लागू 1993 में हुआ, ये भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया राजस्थान के नागौर में 1959 में लागू किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन। 74वां जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो हमारे पास नगर पंचायत है उनको संवैधानिक दर्जा जो है वो 74वें संविधान संशोधन के आधार पर दिया गया था। इनका वर्णन जो है 73वें संविधान संशोधन के आधार पर जो जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था, इनका वर्णन 243 ए से लेकर 243 ओ आर्टिकल तक देखने को मिलता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो कब प्रभावी हुआ? 1993 में प्रभावी हुआ। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। तो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो पंचायती राज भाग 9 और नगर पंचायत भाग 9A में है, ठीक है ना। तो 9 में देखने को मिलते हैं, आप याद रखेंगे। इसमें 9 में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित विषय संविधान की किस सूची में आते हैं? तो ये किस सूची में है? तो ये है 11वीं, पंचायतों के लिए 11वीं और नगर पंचायतों के लिए 12वीं अनुसूची हमारे पास है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर दूसरे चुनाव कराने जरूरी होते हैं। इनके लिए वित्त की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग करता है, जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इनका चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसका गठन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और वोट डालने के लिए 18 साल एज चाहिए और यहां पर चुनाव लड़ने के लिए 21 साल एज चाहिए। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची के विषय को लेकर बात करें 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची में हमें 18 विषय देखने को मिलते हैं। कितने? 18 विषय देखने को मिलते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा बहुत जरूरी, देखो सबसे पहले ये टॉपिक करके आपको जाने हैं, और अगर इन्हें करके तो 99 परसेंटाइल आपका आएगा। यूपी ट्रिपल एससी पैट बहुत ज्यादा नहीं पूछता, बहुत कम और सिलेक्टेड पूछता है। बहुत पेपर को पूरा अब तक 2021 से अब तक रीड करने के बाद ये टॉपिक ऐसे आए जिनसे पूरा पेपर बन रहा है यूपी ट्रिपल एससी पैट का। जैसे ज्योग्राफी में नदी, पर्वत, पठार, बांध, 7 महाद्वीप, सोलर सिस्टम, पृथ्वी की गतियां, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में गुप्तकाल, मौर्यकाल, सिंधु घाटी सभ्यता, 1857 से लेकर 1947 का घटनाक्रम और प्रमुख युद्ध। उसके अलावा पॉलिटी से संविधान संशोधन, अनुच्छेद और संविधान के भाग। उसके बाद फिजिक्स से गति, बल, लाइट, चुंबक और विद्युत। उसके बाद केमिस्ट्री से एसिड, बेस और सॉल्ट, रिएक्शन और पीरियोडिक टेबल पूछी जाती है। बायोलॉजी से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स से पंचवर्षीय योजना, गरीबी, बैंकिंग और मुद्रास्फीति से क्वेश्चन बनते हैं। यूपी जीके में उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति, मेले और उत्सव, ये वाला पाठ कर जाओ बस। और करंट अफेयर में 1 साल का करंट अफेयर, जिसमें उत्तर प्रदेश का अलग से 1 साल का करंट अफेयर और ओवरऑल अलग से 1 साल का करंट अफेयर। ये क्वेश्चन आपको करके जाने, ये टॉपिक आपको करके जाने,
क्लियर है? इन टॉपिक का बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन आप सभी को करके जाना है एग्जाम से पहले हर हालत में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप कहीं से भी कवर करो, कैसे भी कवर करो, हालांकि मैं भी करा रहा हूं, तो इन टॉपिक्स को आप जरूर से जरूर करके जाएंगे, हर हालत में करके जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था का सही क्रम क्या है? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, यही तो हमारे पास यही क्रम है, आप याद रखेंगे। यहां से आप ले लेना और अपना सारा का सारा रिवीजन कर लेना, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताई। देखो सिस्टमैटिक वे में अगर आपके पास सारी की सारी चीजें होंगी सिस्टमैटिक वे में, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। दूसरा, हर एग्जाम को टारगेट करते हैं टॉपिक्स, मतलब आपने अगर ये कोर टॉपिक कर लिए, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, मैं कह रहा हूं एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस प्री या फिर किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे, तो ये टॉपिक इतने कोर टॉपिक हैं कि आपका 80% पार्ट कवर करते हैं सारी चीजों को लेकर। ठीक है, ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? ग्राम सभा वो क्षेत्र होता है जहां पर वोटर लिस्ट में लोग शामिल हों उस क्षेत्र के, उसे ग्राम सभा कहा जाता है। अब केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य नहीं, ग्राम क्षेत्र के निर्वाचित नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्ति, तो आप कहेंगे हाँ, नामावली में जो होंगे हमारे पास वो सभी व्यक्ति होंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है सामान्य कार्यकाल पंचायतों का। पंचायतों को समय से पहले भंग किए जाने पर सामान्यतः कितने समय के भीतर चुनाव कराना जरूरी है? मैंने कहा था 6 माह के भीतर। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्राप्त है, जबकि एससी एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्राप्त है। पंचायती चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व किसको होता है? मैंने कहा था राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, जो कि हमारे पास नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आ गया क्वेश्चन, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन सामान्यतः 5 वर्ष पर किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, प्रत्येक 5 वर्ष पर। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन, 1957 में, है ना। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? कितने स्तर की थी आपको बताना है। तो इनके द्वारा हमारे पास कितने स्तर की गई थी? 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और इनका गठन हुआ था 1977 में। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान के नागौर में सबसे पहले 1959 में लागू की गई, आप याद रखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को कहां पर किया गया? मैंने कहा नागौर में किया गया। कहां पर? नागौर में किया गया। नेक्स्ट, पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस आधार पर है? तो उनको जनसंख्या के आधार पर के अनुपात में, जबकि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में न्यूनतम सीटें कितनी है महिलाओं के लिए? 1/3 का मतलब होता है 33%। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33% होता है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 243 ए से लेकर 243 ओ तक इनका वर्णन है। 29 कार्य क्षेत्र, भाग 9, अनुसूची 12, अनुसूची 11, इसमें वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के आधार पर, जो कि लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा, तो ग्राम सभा को लेकर बात करें, इनका वर्णन जो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 243 ए में। अगला क्वेश्चन, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इससे संबंधित अनुच्छेद है हमारे पास आर्टिकल 243 जी। आर्टिकल 200 क्या पूछा क्वेश्चन? हाँ ठीक, तो 243 जी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष का है? कब आया था पंचायती राज अधिनियम? तो 1947 में आया था पंचायती राज अधिनियम। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये हमें देखने को मिलता है कब का? 1961 का। कब का? 1961 का। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश ने अपनी पंचायती राज कानून में संशोधन मुख्यतः क्यों किया? क्यों संशोधन किया? तो आप कहेंगे संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, है ना। पहले से पंचायत तो लागू थी, लेकिन जो संवैधानिक दर्जा दिया गया उसे लागू करने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। ठीक है, जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूं टॉप 40 टॉपिक्स के, इसके साथ कंप्लीट वनडे एग्जाम को टारगेट करने वाले भी साथ में मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब इसके बाद आपको कुछ भी कभी भी नोट्स बनाने, नोट्स को लेने
किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंट आउट निकालो, स्टेपल करो, फाइलिंग करो और डायग्रामेटिकली बने हुए हैं, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ के साथ पैट तो यूं ही क्वालिफाई हो जाएगा। आप देखोगे पैट, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे पैट का, हर एक के लिए क्वालिफाई करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले के विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद उद्योग को प्रोत्साहित करना। अगर एक जिले में एक उत्पाद को प्रोत्साहित करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे वहां पर रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये रहा, लखनऊ का प्रमुख ओडीओपी क्या है? तो ओडीओपी है यहाँ का चिकनकारी और जरी जरदोजी। कांच के उत्पाद के लिए फिरोजाबाद फेमस, ताले और हार्डवेयर के लिए हमारे पास अलीगढ़ फेमस और इत्र के लिए कन्नौज फेमस। वहीं बात करें किसको लेकर, मेरठ के लिए कैंची और खेल के सामान के लिए फेमस, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फिरोजाबाद मैंने कहा ना कांच उत्पाद, इसलिए इसको सुहाग नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कालीन के लिए भदोई फेमस, खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस और कास्ट कला के लिए सहारनपुर फेमस। अगला, कन्नौज किसके लिए फेमस है? तो अभी तो आया इत्र के लिए। पीतल के लिए मुरादाबाद फेमस, इसलिए पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। काला नमक के लिए सिद्धार्थनगर फेमस है। काला नमक चावल की किस्म है, आप याद रखेंगे। मेरठ किसके लिए फेमस है? तो खेल के सामान के लिए फेमस है मेरठ। नेक्स्ट, मुरादाबाद, तो मैंने कहा ना मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? धातु शिल्प। धातु शिल्प में भी किसका? धातु शिल्प, तांबे का धातु शिल्प। लकड़ी के खिलौने जो हैं ये सहारनपुर। टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश का गोरखपुर फेमस है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए फेमस है। मूंज से बने उत्पाद के लिए अमेठी फेमस है। आंवले के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। आंवले के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। नेक्स्ट, गोरखपुर किसके लिए फेमस है? तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए जाना जाता है गोरखपुर। यहां से आज लेकर सारा का सारा रिवीजन कर डालना और किसी भी एग्जाम को टारगेट करोगे उसका कंप्लीट पैकेज मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भदोई किसके लिए फेमस है? कालीन और दरी के लिए फेमस है, आप याद रखेंगे। चमड़े के लिए कानपुर और आगरा फेमस है। कानपुर और आगरा। सहारनपुर किसके लिए फेमस है? कास्ट शिल्प के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कास्ट शिल्प के लिए फेमस है। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताले और हार्डवेयर के लिए फेमस है अलीगढ़। नेक्स्ट, वाराणसी किसके लिए फेमस है? रेशम की साड़ियां यहां पर बनती है, रेशम उत्पाद के लिए फेमस है। मुजफ्फरनगर किसके लिए फेमस है? मुजफ्फरनगर और हमारे पास अयोध्या गुड़ के लिए फेमस है। मुजफ्फरनगर अयोध्या गुड़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है, आंवला उत्पाद। आम के लिए हमारे पास लखनऊ फेमस, केले के लिए हमारे पास कुशीनगर फेमस और अमरूद के लिए प्रयागराज फेमस। कौन? प्रयागराज फेमस। नेक्स्ट, जालौन का विशिष्ट ओडीओपी क्या है ना? तो जालौन का क्या है हमारे पास? हस्त निर्मित कागज कला। जैसे बात करें फिरोजाबाद को लेकर, फर्रुखाबाद को लेकर, तो फर्रुखाबाद जो है ये फेमस है छपाई फार्मा के लिए। किसके लिए? छपाई फार्मा के लिए फेमस है। जैसे औरैया दूध से बने उत्पाद के लिए, जैसे महोबा पान के लिए, है ना, महोबा पान के लिए। बलिया बिंदी के लिए, ठीक है, बलिया बिंदी के लिए। नेक्स्ट, बांदा किसके लिए फेमस है? बांदा तो सजर एक पत्थर आता है उससे बने मूर्तियां आदि के लिए। अगला, संभल हॉर्नक्राफ्ट यानी सींग से और हड्डियों से बने उत्पाद के लिए। अगला है, पीलीभीत किसके लिए फेमस है? बांसुरी और लकड़ी के लिए। बांसुरी के लिए, जैसे बरेली सूरमा और हमारे पास बैथ के लिए फेमस है, झुमके के लिए फेमस है बरेली। अगला, आजमगढ़ किसके लिए फेमस है? तो ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछे चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का खुर्जा फेमस है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध नगर का ओडीओपी क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स गौतम बुद्ध नगर में फेमस है। अगला, गाजीपुर किस विशिष्ट उत्पाद के लिए फेमस है? तो गाजीपुर फेमस है जूट वॉल हैंगिंग के लिए। नेक्स्ट, महोबा का प्रमुख विशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो मैंने आपको कहा महोबा पान और गोरा स्टोन क्राफ्ट के लिए, गोरा पत्थर आता है उससे बने मूर्तियों के लिए। नेक्स्ट, प्रयागराज किसके लिए फेमस है? प्रयागराज तो प्रयागराज टेराकोटा, खेल सामग्री, इत्र या फिर मूंज उत्पाद। तो किसके लिए फेमस है? तो आप कहेंगे ये फेमस है हमारे पास मूंज उत्पाद के लिए, जैसे अमेठी फेमस है। अमरोहा, अमरोहा की ढोलक फेमस है। बांसुरी पीलीभीत की फेमस है। तबला बनारस का फेमस है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाथरस, हाथरस की हींग फेमस है। हाथरस हींग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताई टॉपिक्स, भाई इनका जरूर रिवीजन करके जाना है हर हालत में। मैं आपको गाइड इसलिए करता हूं, ये टॉपिक्स इसलिए लिखता हूं, इसलिए बताता हूं ताकि आप भ्रम में ना जियो और कुछ भी ना पढ़ो। कुछ भी का मतलब जो मन में आ रहा हो वो पढ़े जा रहे हो।
और सारे टॉपिक को मैं सिस्टमैटिक वे में करा रहा हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना बहुत अच्छे तरीके से, कोई सिंगल पार्ट आपका छूटेगा नहीं, वादा है। और एक जगह सारी की सारी चीजों का रिवीजन कर डालना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रयागराज संगम किन दो नदियों का होता है? तो प्रयागराज जो है गंगा यमुना सरस्वती का होता है, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। यहां से लेकर आज ही रिवीजन कर डालना। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? गोमती नदी पीलीभीत पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती, केवल उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है लेफ्ट बैंक से। और इसी के तट पर हमें जालौन और इसी के तट पर हमें जौनपुर और लखनऊ देखने को मिलते हैं। तो आंसर होगा पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर है? तो बताया तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। नेक्स्ट, आगरा किस नदी के तट पर है? आगरा और मथुरा दोनों के दोनों यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी जो है इसका ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी की बाउंड्री बनाते हुए दिल्ली से होते हुए और आकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मीट कर जाती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, ठीक है। अगर हम बात करें किसको लेकर, आगरा किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर है आगरा। जैसे सरयू नदी के तट पर अयोध्या है, जैसे राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है, जैसे गंगा नदी के तट पर कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, कन्नौज, इसके अलावा बिजनौर, बलिया, ये सारे के सारे शहर हैं, आप याद रखेंगे। बनारस भी। अयोध्या किस नदी के तट पर है? मैंने कहा सरयू नदी के तट पर अयोध्या है, ठीक है ना। वेतवा नदी जो है ये मीट करती है हाजीपुर में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में यमुना से, जबकि केन नदी बांदा डिस्ट्रिक्ट में मीट करती है यमुना से। रामगंगा नदी कन्नौज में मीट करती है गंगा से। अगला क्वेश्चन, वेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो मैंने कहा ना हमीरपुर में मिलती है यमुना से। नेक्स्ट, वेतवा नदी का यमुना से संगम कहां पर होता है? तो हमीरपुर में होता है। चंबल नदी कहां पर मिलती है? इटावा में, ठीक है। आपसे बुंदेलखंड निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो वेतवा नदी है, जिसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा। केन वेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों की है? तो केन नदी जो है ना मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश के बांदा में आकर यमुना नदी में मीट कर जाती है केन रिवर। तो किसकी होगी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना होगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा से मिलती है कन्नौज में। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना से मिलती है इटावा में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की से संबंधित नदी है? तो देखो वेतवा, केन और चंबल ये तो मध्य भारत की नदियां हैं। राप्ती नदी के तट पर ही गोरखपुर शहर है। अगला, गंगा उत्तर प्रदेश के सामान्यतः किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो ये ऊपर से एंट्री करती है, उत्तर पश्चिम से एंट्री करती है, दक्षिण पूर्व की ओर निकल जाती है, 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा की उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबाई है, टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर देखने को मिलती है, आप याद रखेंगे, है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बह जाती है। अगला, मथुरा किस नदी के तट पर है? मैंने कहा आगरा मथुरा यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट, वाराणसी गाजीपुर, प्रयागराज, कन्नौज, बिजनौर और बुलंदशहर, बलिया, ये सभी गंगा नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर हमें लखनऊ देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां अंततः किस प्रमुख नदी तंत्र का भाग है? सीधी सी बात है, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है सारी की सारी नदियां, जो मैं बता रहा हूं सारी गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हिंडन रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों से, और ये जाकर नोएडा के पास जाकर यमुना में मीट कर जाती है लेफ्ट बैंक से। हिंडन नदी के तट पर एक शहर है आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी था, आप याद रखेंगे। तो हिंडन नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बाढ़ के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जानी जाती है बाढ़ के लिए। नेक्स्ट, गंगा और यमुना के बीच का भूभाग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको दोआब कहा जाता है, गंगा यमुना दोआब। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? गोमती लखनऊ, वेतवा गोरखपुर, जी नहीं, राप्ती नदी के तट पर, राप्ती आगरा, जी नहीं, यमुना नदी के तट पर, यमुना अयोध्या, जी नहीं, सरयू नदी के तट पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर है? राजघाट बांध वेतवा नदी पर, राजघाट बांध। नेक्स्ट, माता टीला बांध वेतवा नदी पर है, किस पर है? वेतवा नदी पर माता टीला। अगला, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की प्रत्यक्ष सहायक न होकर यमुना की सहायक नदी है? देखो रामगंगा गंगा से मिलती है बिजनौर में, कन्नौज में। घाघरा
बिहार में मिलती है। गोमती गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती है। वेतवा नदी यमुना से मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग वन किस रूप में सूचीबद्ध है? राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर हल्दिया वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। 1620 किलोमीटर लंबाई है, गंगा नदी पर है और भारत का नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश और भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। इसका नाम है नेशनल वाटरवे वन, NW1 है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 किस वित्तीय वर्ष का है? तो सीधी सी बात है 26-27 का ही है। उत्तर प्रदेश 2026-27 का कुल आकार कितना है? 9.19 लाख करोड़ रुपए। करेक्ट डिजिट कितनी है? 912,696 करोड़ का बजट है। अगला, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 किस तारीख को प्रस्तुत किया गया है ना? तो ये प्रस्तुत किया गया 11 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट किसने प्रस्तुत किया? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुरेश खन्ना के द्वारा। वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश का राजस्व व्यय लगभग कितना है? राजस्व व्यय, तो उत्तर प्रदेश का लगभग राजस्व व्यय जो है ये है हमारे पास 66,44,71 करोड़ रुपए है। 2026-27 में उत्तर प्रदेश की कैपिटल आउटले लगभग कितनी प्रस्तावित है? कैपिटल आउटले लगभग हमारे पास 177,744 करोड़ प्रस्तावित है। 2026-27 में राजस्व का अपना कर राजस्व लगभग कितना अनुमानित है? राज्य का अपना राजस्व कर कितना हमसे टैक्स लिया है राज्य ने, तो राज्य का जो राजस्व है वो कितना है आपके बजट का? वो है 33,44,91 करोड़। राज्य के अपने राजस्व का GSDP में प्रतिशत के रूप में अनुमान लगभग कितना है? कितना प्रतिशत है राजस्व का GSDP में? तो कितने प्रतिशत है? तो आपके ये है हमारे पास 8.4%। नेक्स्ट, 2026-27 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा GSDP का लगभग कितने परसेंट है? यानी राजकोषीय घाटा GSDP का कितने परसेंट आपको बताना है, तो यह है हमारे पास लगभग 3%। अगला क्वेश्चन, 2026-27 के बजट में नई योजनाओं के लिए कितनी राशि दी गई है? तो नई योजनाओं के लिए इसमें हमारे पास 43,565 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा व्यय परिसंपत्तियों के निर्माण से मुख्यतः जुड़ा होता है? तो परिसंपत्तियों के निर्माण से मुख्यतः हमारे पास जुड़ा होता है कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले जुड़ा होता है, आप याद रखेंगे। यहीं से आज रिवीजन कर लेना, आज आपके लिए बेस्ट मिल जाएंगे नोट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजस्व व्यय के बढ़ने के प्रमुख कारणों में से निम्न में से कौन शामिल है? क्यों राजस्व व्यय बढ़ा है? क्यों राजस्व व्यय बढ़ा है आपको बताना है। तो राजस्व व्यय बढ़ने के मुख्य कारण है पेंशन, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसी मदों में वृद्धि की गई, इसलिए बढ़ा। 2026-27 में कैपिटल आउटले पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत बढ़ने का प्रस्ताव है? 11% बढ़ने का प्रस्ताव है। 2026-27 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? कितने परसेंट बढ़ने का अनुमान है? 31%। अगला क्वेश्चन, राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में रखा जाता है? तो आप याद रखेंगे ये रखा जाता है हमारे पास 202 के अंतर्गत। राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो आप याद रखेंगे ये आवश्यकता होती है हमारे पास विधि द्वारा विनियोग की, है ना? विधि द्वारा विनियोग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? तो संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है आपके पास? वो है आर्टिकल 243 फर्स्ट। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को ग्रांट इन एड के व्यय में वृद्धि का अनुमान लगभग कितना बताया गया है? तो कितना वृद्धि का अनुमान बताया गया है? तो आपको ये बताया गया है 39%। निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? तो आप कहेंगे हमारे पास सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पूंजीगत व्यय का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? पूंजीगत व्यय का, तो पूंजीगत व्यय का सबसे उपयुक्त उदाहरण है नई आधारभूत संरचना का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राज्य के अपने कर राजस्व में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि का अनुमानित है? तो कितने परसेंट की वृद्धि अनुमानित है? तो यह 48%। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक बजट पोर्टल 2026-27 के लिए
निम्न में से क्या उपलब्ध कराता है? तो क्या उपलब्ध कराता है आपको बताना है। तो आप कहेंगे ये है हमारे पास बजट, स्पीच एंड एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में कैपिटल आउटले का प्रमुख आर्थिक महत्व क्या है? क्या है प्रमुख आर्थिक महत्व? तो परिसंपत्ति एवं आधारभूत संरचना का निर्माण करना। और ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। मैंने आपको 100 क्वेश्चन आज 4 चैप्टरों के कवर करा दिए, है ना। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने ट्रिक आपको बताई 40 टॉपिक वाली, 80% पार्ट यहीं से आना है शिद्दत के साथ। ऐसा ना हो आप 80 उन 40 टॉपिक को तो कर रहे हो लेकिन लो लेवल से कवर करके जा रहे हो। हाई लेवल के होने चाहिए भाई, है ना। ऐसे नहीं है कि 5-6 पेजों में ही खत्म कर दिया एक टॉपिक, नहीं, डिटेल में आप पढ़कर जाओगे उस वाले पार्ट को। क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाकी मैं हर एक दिन आपको 100 क्वेश्चन की लगभग प्रैक्टिस करा रहा हूं और सारे के सारे टॉपिक कवर करा रहा हूं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट को बिल्कुल भी बेफिजूल का एग्जाम नहीं मानेंगे। यहां से निकलती है धकाधक वैकेंसी, तो उसके लिए आपको ये क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सर।